हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहन भारद्वाज क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में साउंड का इंट्रोडक्शन दिया था, हमने पढ़ा था कि वेव्स क्या होती हैं और वेव कितने टाइप की होती हैं। टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड वन इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। द मैकेनिकल वेव्स आर विच दे रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपागेट, और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपागेट, कि उनको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो हमारी मैकेनिकल वेव होती हैं, जैसे कि आपकी साउंड है या आपकी वाटर वेव्स है, ये मैकेनिकल वेव होती हैं। और लाइट वेव क्या है, हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है। उसके बाद हमने जो आपकी मैकेनिकल वेव को फिर से फर्दर डिवाइड करा था टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडल वेव्स एंड सेकंड वन इज द ट्रांसवर्स वेव। तो जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं कि जिसमें पार्टिकल की जो वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अगर वेव की मोशन में ही पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन किस में है, वेव की मोशन में ही है, उसके पैरेलल है, तो इस तरह की जो वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती है। बट अगर जो वेव का जो मोशन है और पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी साउंड है वो भी क्या है, एक लॉन्गिट्यूडल वेव्स है, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इस यहाँ पर कमरे में अगर मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ तो एयर क्या है, यहाँ पर मीडियम है जिसके थ्रू साउंड प्रोपागेट कर रही है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। और उसके बाद हमने पढ़ा था साउंड की क्या होता है एक्चुअल में, साउंड हमारा क्या होता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है। क्लियर है कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड में क्या होंगे, वो वाइब्रेशंस होंगे, और वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेशंस होंगे वो दूसरे को कैसे सुनाई देंगे, उसके जो ईयर में, कान में एक ड्रम होता है। क्लियर है, बड़ा वाला ड्रम नहीं, छोटा वाला ड्रम। तो वो जो ड्रम होता है उस ड्रम पे क्या वो साउंड वेव आकर पहुंचती हैं और एक से दूसरे को वो सुनाई देती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड को ही आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है साउंड प्रोपगेशन थ्रू एयर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका आगे तक की जितनी भी क्लासेस है सब में यूज होता है इसका। क्लियर। तो ये जो है हमारा साउंड प्रोपगेशन थ्रू एयर, इसे समझते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या है, एक्चुअल में हमने एक होलो पाइप लिया हुआ है। ये हमारा एक पाइप है, इसके अंदर ये जो भी दिखाई दे रहे हैं ये एयर के पार्टिकल्स हैं होलो पाइप के अंदर। ये एक लाउड स्पीकर है यहाँ पर। क्लियर है, एक लाउड स्पीकर है, एक होलो पाइप है और इसके अंदर एयर के पार्टिकल है। और इससे हम समझेंगे कि यहाँ पर साउंड किस तरह से प्रोपागेट करती है एयर में। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर लाउड स्पीकर है, जैसे ही वो लाउड स्पीकर को हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद क्या होता है, उस लाउड स्पीकर से यहाँ से साउंड निकलती है। तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है। तो ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, जैसे ही वो साउंड यहाँ से बाहर निकलती है तो वो क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। क्लियर। तो जो भी यहां से वो प्रेशर इस एयर पार्टिकल्स पर, यहां पर वो प्रेशर क्रिएट करती है और प्रेशर क्रिएट करने के बाद इस होलो पाइप के अंदर जो भी हमारे एयर के पार्टिकल्स है, तो जो पार्टिकल्स इसके पास में है वो उन पर एक प्रेशर क्रिएट करती है। प्रेशर क्रिएट करने के बाद क्या हो जाता है कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्लियर है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्या हो जाता है, उन पर एक प्रेशर अप्लाई होता है। तो जो भी उन पर प्रेशर अप्लाई होता है, वो प्रेशर अप्लाई होने पर क्या होता है कि वो एक जगह क्या होते हैं, यहाँ पर इस
अगर केवल इस जगह की बात करी जाए, इस जगह पर क्या करते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक छोटा सा वॉल्यूम है, उसमें अगर बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्लियर है, तो हम क्या कहेंगे कि उस पार्ट की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस पार्ट की जो डेंसिटी है वो क्या है, वो बढ़ जाती है। अब जैसे ही इस पार्ट की यहाँ पर डेंसिटी बढ़ती है, तो डेंसिटी बढ़ने के बाद वो डेंसिटी क्या है कि ऐसा है, वो लास्ट लॉन्ग नहीं रहती। उसके बाद क्या है, वो अपनी फिर से नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू करती है। तो जैसे ही वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू करती है, तो हमने यहाँ पर देखा कि पार्टिकल्स के जो बीच में जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम तो यहाँ पर वो सेम ही है, बट जो पार्टिकल्स है यहाँ पर देखा जाए तो पार्टिकल्स यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो डेंसिटी उसकी यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है। सेम इसी तरह से क्या होता है, फिर से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये आगे भी इसी तरह से कंटिन्यूस चलता है कि ये जो डेंसिटी ये वाली जो, इसके बाद क्या होता है, ये फिर से यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है, जैसे जैसे वेव आगे ट्रेवल करती है, इसी तरह से क्या है कि यहाँ पर इन पार्टिकल्स की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद फिर से क्या होगा, फिर से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, जो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी। क्लियर है। तो यहाँ पर आने की कोशिश करेगी, उसके बाद क्या होगा, फिर से वो डेंस हो जाएगा और फिर से क्या होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब कि वो एक ही आपकी जो भी यहाँ पर प्रोसेस है उसे बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ तक हमें ये क्लियर है कि एक होलो पाइप था, यहाँ पर हमने उसे एक लाउड स्पीकर से यहाँ पर साउंड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा। साउंड को इंट्रोड्यूस करने के बाद जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो गए, डेंस हो गए। डेंस होने के बाद क्या हुआ, फिर से वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आए। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या हुआ कि वो प्रोसेस आगे भी फॉलो हुआ, वो फिर से डेंस हुए। डेंस होने के बाद फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में, फिर से डेंस, फिर से नॉर्मल पोजीशन में। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि डेंस की डेंसिटी उसकी बढ़ गई है, क्लियर है, तो इसका मतलब है कि वहां पर उसका प्रेशर भी बढ़ गया है। इस बात का आप ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई है तो उन पार्टिकल्स के ऊपर उसका जो प्रेशर है वो भी क्या है, उसी ही आपके प्रोपोर्शनलिटी में आपका इंक्रीज हो गया है। तो ये वाला प्रोसेस आगे तक कंटिन्यू होता है। क्लियर है। अब अगर हम देखें तो यहां पर हम बोलेंगे कि यहां पर जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या है, वो ज्यादा है, और यहां पर जो एयर का प्रेशर है वो कम है। तो इस चीज को अगर हम एनालाइज करें, इस पार्ट को यहां से यहां तक को अगर हम एनालाइज करें और एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ किस किस के बीच में होगा, ग्राफ होगा आपका एयर के प्रेशर के बीच में, कि एयर यहां पर इसके अंदर जो भी एयर थी वो किस तरह का प्रेशर आपकी, वो आपका जो प्रेशर है एयर का वो किस तरह से यहां पर आगे बढ़ रहा है। क्लियर है। तो एयर प्रेशर एंड ये तो लेंगे हम यहां पर वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या लेंगे हम यहां पर डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी लेंगे, यहां पर ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है। डिस्टेंस लेंगे यहां पर, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहां पर उस डिस्टेंस के साथ ये जो आपका प्रेशर है वो किस तरह से आगे बढ़ा, ये वाली चीज है। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें इसे तो हमें ये नजर आएगा कि यहां पर कुछ जगह क्या हुआ है कि जो प्रेशर है वो हमारा बढ़ गया है, और कुछ जगह क्या है वो प्रेशर हमारा कम हो गया है। क्लियर है। तो इतनी बात हम यहां पर देखते हैं। अब इस ही ये जो यहाँ पर घिसपी छोड़ रखी है उसको भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है। तो इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल यहाँ पर ये क्या है ACE ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एयर का प्रेशर ज्यादा है, और BDF ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एयर का प्रेशर जो है वो कम है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका
जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंट्रोड्यूस होता है तो उसके बाद क्या होते हैं, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, अगर सपोज कि ये पार्टिकल है, ये अपने मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं अपने जो भी मीन पोजीशन के दोनों ओर ये वाइब्रेट करने लगते हैं और उसी तरह से ये उस एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करते हैं, एनर्जी को फॉरवर्ड करते हैं। ये चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि एनर्जी ही आगे फॉरवर्ड होती है, मैटर फॉरवर्ड आगे नहीं होता, मैटर कहीं भी नहीं जाता, केवल और केवल क्या जाती है, यहाँ से एनर्जी आपकी एक जगह से दूसरी तरफ यहाँ से जाती है। ठीक है। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें कि इस ग्राफ में एक्चुअल में हमने लिया क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा है या प्रेशर ज्यादा है, उस पार्ट को वो पार्ट क्या हो गया, यहाँ पर कंप्रेस हो गया है। ठीक है, वो पार्ट क्या हो गया, यहाँ पर कंप्रेस हो गया है। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेस हो गया तो कंप्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है, रेयरली यहाँ पर पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, रेयरली पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, तो रेयरली से याद रखिए कि इसे क्या बोलेंगे हम, रेयरफेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो जहां पर ये पार्टिकल ये खुले खुले हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपके, अगर क्लास में देखा जाए तो क्लास में अगर 25 आपकी बेंचेस हैं और 25 ही उस पे आपके स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो जो 25 स्टूडेंट 25 बेंचेस पर बैठे हैं, तो क्या होगा, वो समझ लीजिए आप, वो कैसी होगी, नॉर्मल पोजीशन होगी। अगर वो 25 की जगह वहां पर 50 स्टूडेंट आ जाए लेकिन बेंचेस वहां पर 25 ही हो, तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो जो कमरा है वो और डेंस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ जो आपके स्टूडेंट्स थे वो बढ़ गए, तो वहां पर क्या हुआ, डेंसिटी भी बढ़ गई, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, पहले भी क्लास का वॉल्यूम वही था और अभी क्लास का वॉल्यूम वही है। अब सपोज कीजिए कि किसी दिन ऐसा हुआ कि बारिश पड़ रही है और बारिश में क्या हुआ कि 25 स्टूडेंट में वहां पर केवल 10 या 15 स्टूडेंट आपकी क्लास में आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि 25 बेंचेस हैं और 25 बेंचेस में केवल 10 या 15 स्टूडेंट अगर वहां पर आते हैं, तो इवन क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसमें बच्चा आराम से बेंच पे लेट के आराम भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो सब कुछ खुला खुला होगा। क्लियर है। तो जो डेंस वाला पार्ट है, जब 50 बच्चे आए हैं तो वो वहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और जो जहां पर 10 या 15 बच्चे आए हैं वहां पर क्या हो रहा है, ये रेयरफेक्शन हो रहा है। क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पर समझने की है। ये जो पाइप है हमने यहाँ पर एक होलो पाइप लिया है। अब इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ एक्चुअल में है क्या, कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो हमने इस ग्राफ को ऐसे बनाया है कि ये जो एयर का प्रेशर है, जैसे जैसे ये वेव ये जो है आगे बढ़ती है, तो डिस्टेंस के साथ क्या होता है कि इसकी जो ये जो प्रेशर है ये आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता चले जाता है और एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाता है, ये पीक पॉइंट पर अपने पहुंच जाता है। एक पीक पॉइंट आता है इसका। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पीक पॉइंट आता है उसके बाद ये अपने आप को क्या करना शुरू कर देता है, नॉर्मल करना शुरू कर देता है। इसकी जो टेंडेंसी है वो नॉर्मल होने की है, तो अपने आप को नॉर्मल करना शुरू कर देता है और यहां पर आकर ये नॉर्मल हो जाता है इस पॉइंट पर। क्लियर है। एन जहां पर लिखा हुआ है ये एन पर नॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल होने के बाद फिर क्या होता है कि नॉर्मल होने के बाद जैसे ही ये नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और स्पेस क्रिएट होने के बाद तो बाकी के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो आपके एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। और ये जो एक्सपेंशन है, तो ये यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो कम होता चले जाता है। यहाँ से जैसे ही प्रेशर ये कम होता चले जाता है, कम होते होते ये भी एक यहाँ पर एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है। उसके बाद फिर से क्या होता है कि ये फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन तो ये है, फिर से क्या करता है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर यहाँ पर आ जाता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसीजर है, ये जो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस आपका ये यहाँ से और ये यहाँ तक का, पी से देख के आप अगर क्यू तक का प्रेशर है, तो पी से क्यू तक ये वाला जो पार्ट है वो आगे इसी तरह से क्या होता है, वो रिपीट होता चला जाता है। तो हमने यहाँ पर ये चीज देखी
कि डेंसिटी एक तो यहाँ पर क्या हो रही है, कम और ज्यादा हो रही है, और डेंसिटी या हम प्रेशर कह सकते हैं, प्रेशर भी क्या हो रहा है यहाँ पर, कम या ज्यादा हो रहा है। क्लियर है। अब जो वेव है वो क्या है कि सेम इसी तरह से अब आगे भी यही होगा, आगे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, और सेम पैटर्न फॉलो होने के बाद इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर है। ये अगर ऑसिलेशन की बात करें तो ये यहां से मैंने आपको बताया है P से Q तक का, ये इसका क्या होगा, ये एक ऑसिलेशन होता है। P से Q तक का क्या होता है, ये एक ऑसिलेशन होता है, और ये मैक्स पर भी एक पॉइंट पर जाता है, और मिनिमम पे भी ये एक लोअर स्टेज का पॉइंट होता है, ये उस पर भी जाता है। सेम वही प्रोसीजर आगे तक यहाँ पर कंटिन्यूअस रहता है। जो आपका डेंसिटी जहां पर ज्यादा है उसे हम यहाँ पर कंप्रेशन बोलते हैं, और जहां पर डेंसिटी कम है वहां पर हम उसे रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाली बात हम यहाँ से समझ लेते हैं। अब क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि ये डिस्टेंस, ये वाली जो है कि ये जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस मैंने बनाई है वो कैसे मैंने बनाई है, मैंने क्या करा है कि ये जो यहाँ पर डेंस पॉइंट है, ये वाला, ये जो डेंस पॉइंट है, आप ये वाला डेंस पॉइंट भी ले सकते हैं, ये वाला डेंस पॉइंट और ये वाला डेंस पॉइंट, ये अगर दोनों डेंस पॉइंट के मैं मिडिल की डिस्टेंस देखूं, क्लियर है, तो ये आगे तक जितने भी इस तरह के कंप्रेस्ड वाले आएंगे, ये डिस्टेंस सब में क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह से अगर मैं ये वाली जहां पर डेंसिटी कम है इसका एक मिड पॉइंट लूं और इसका एक मिड पॉइंट लूं, या मैं इसको यहां से खत्म होने तक और इसके शुरू होने तक यहां तक लूं, तो भी क्या होगा, ये सेम ही होगा, ये सेम पैटर्न को आगे तक फॉलो करेगा। तो यहां पर समझने वाली बात है कि ये जो कंप्रेशन है, ये जो मैंने आपको ये जो बताया है कि ये जो कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है और रेयरफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक फिक्स लेंथ है, ये एक फिक्स लेंथ है। और अगर आप इसे इस ग्राफ में पढ़ें, अगर इसे ही आप ग्राफ में पढ़ें तो सपोज कीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ तक का जो पार्ट हो गया, और यहाँ से ये कहाँ तक का पार्ट है, ये यहाँ तक का, मतलब पहले पीक पॉइंट से और दूसरे पीक पॉइंट तक का पार्ट है। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये यहाँ तक का पार्ट है। क्लियर है। तो आप अगर मेजर करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस जो लोवेस्ट वाली है और ये जो हाईएस्ट वाली है, दोनों की दोनों डिस्टेंस आपस में ये क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर है। तो ये वाली जो चीज है कि एयर किस तरह से प्रोपागेट करती है, ये जो साउंड किस तरह से प्रोपागेट करती है एयर में, ये यहाँ पर समझाया गया है। इसके बाद जो हमारी ये साउंड वेव है उससे रिलेटेड 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो जो 4-5 फिजिकल क्वांटिटीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपके जितने भी एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो आपके इन्हीं ही फिजिकल क्वांटिटीज पे बनेंगे। तो आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही यहाँ पर ध्यान से समझना है। क्लियर है। एक एक पॉइंट को जो भी यहाँ पर मैं आपको एक एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो डेफिनेशन आपको 10th क्लास में भी देखने को मिलेगी, 11th में भी, 12th में भी, वही आपकी अगर आप बीटेक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, या आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये डेफिनेशन अपनी जगह फिक्स रहेंगी, ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगी अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जो होती है हमारी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वेव लेंथ, यानी कि एक वेव की ये लेंथ है। क्लियर है। तो ये सेम क्या है, उस एक वेव की, और वो वेव कहां से कहां तक है, मैंने आपको बताया कि वो वेव यहां से स्टार्ट हुई है और ऐसे ऊपर भी, ऐसे नीचे नॉर्मल पोजीशन पे, और फिर से वो नॉर्मल पर आ गई। तो ये पूरी की पूरी क्या है, ये एक वेव है। तो अगर इस डिस्टेंस की बात करूं, ये वाली जो डिस्टेंस है, क्लियर है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, यही क्या होगी, इसकी वेवलेंथ कहलाएगी। एक पूरी वेव की जो लेंथ है वो आपकी वेवलेंथ कहलाएगी यहाँ पर। क्लियर है। ये पूरी क्या होगी, यहाँ पर एक पूरी वेव यहाँ पर कंप्लीट होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, हम वेवलेंथ बोलेंगे। अब इसके डेफिनेशन से समझ लेते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन। ठीक है, टू कंजिक्यूटिव आपका कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन। क्लियर? तो वो क्या हो गया जो मैंने भी यहां पर बना रखा है कि ये जो आपका दो कंजिक्यूटिव यहां पर क्या है, ये कंप्रेशन है। अगर इनके बीच की देखूं तो भी मेरी क्या होगी, लैम्डा ही होगी। और अगर ये वाली देखूं तो ये वाली भी क्या होगी, लैम्डा ही होगी। क्लियर है? तो दो आपके कंजिक्यूटिव जो भी कंप्रेशन है या दो कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन है इज कॉल्ड द वेवलेंथ। क्लियर है? आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि ये वाला जो मैंने आपको बताया है कि ये वाली वेवलेंथ होती है, तो ये भी आपकी पूरी क्या होगी, अगर आप इसे मेजर करेंगे तो ये सेम किसके बराबर होगी, टू कंजिक्यूटिव जो आपकी कंप्रेशन है या दो कंजिक्यूटिव आपके रेयरफैक्शन है, जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, आपकी वेवलेंथ होती है। क्लियर है? इसे एक ग्रीक लेटर लैम्डा से, इसे एक ग्रीक लेटर जो है लैम्डा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, जैसे कि एक लेंथ है तो इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी मीटर ही होगी। क्लियर है? तो इसकी जो यूनिट है वो मीटर होगी। तो अगर आप वेवलेंथ को मेजर कर रहे हैं तो वेवलेंथ क्या है, हम अपने न्यूमेरिकल्स में जो वेवलेंथ है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। तो अगर देखा जाए तो हम कहां तक उसे मेजर कर सकते हैं, जैसे हम एंगस्ट्रॉम भी उसके लिए यूज करते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है कि एक एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये आप ध्यान रखिए। क्लियर है? ये आपका यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स में। क्लियर है? तो ये होगी हमारी वेवलेंथ की डेफिनेशन। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये न्यू, ये भी एक ग्रीक लेटर है, आप इसे वी मत समझना, वी और न्यू में डिफरेंस होता है। क्लियर है? ये जो होगा आपका न्यू वो इस तरह से लिखा जाता है कि ये थोड़ा यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बैंड हो जाता है ऐसे। क्लियर है? तो ये जो है बैंड हो जाता है, बट आपका जो वी है वो ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें और इसमें दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसे बोलते हैं न्यू, एन यू, न्यू। क्लियर है? कुछ बुक्स में फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, ये जो है ना एफ से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो हम न्यू ले रहे हैं तो न्यू ही लेकर चलेंगे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एक तरह का नंबर है। क्लियर है? और नंबर कौन सा है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और ऑसिलेशन। जो भी वेव है या कोई ऑसिलेशन है उसका नंबर है प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में जितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है या जितना ऑसिलेशन हो रहा है वो क्या कहलाता है, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर है? तो ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो आपका वो कंप्लीट वेव जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कहलाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ऑफ द वेव इट इज ए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट अकर पर सेकेंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब ये वाला इसको कैसे समझे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब सपोज कीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, ये मैंने ट्यूनिंग फोर्क लिया और इस ट्यूनिंग फोर्क को मैंने क्या करा, एक यहां पर वुड ले लिया, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और इसको क्या करा, यहां पर इस पर ऐसे टच करा, थोड़ा सा इस पे फोर्स लगा के मारा और हटा लिया। तो इसकी ये जो दोनों साइड्स है ये क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। ये क्या करने लगती है, ये वाइब्रेट करने लगती हैं। क्लियर है? अगर आप प्रैक्टिकल्स करेंगे फिजिक्स के तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, इसे बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। क्लियर है? इसमें इसका जो मेन पर्पस है वो यहाँ पर वाइब्रेशन है। क्लियर है? तो वाइब्रेशन के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये जो आपके लिए कहा गया है कि इट इज ए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट अकर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशन यहाँ पर अकर हो रहे हैं, जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं
वाइब्रेशन का मतलब अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर जाना, क्लियर है। तो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो जाना, वो क्या कहलाता है हमारा वाइब्रेशन कहलाता है। तो इट इज ए नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट अकर पर सेकंड में जितने भी वाइब्रेशन हो रहे हैं वो भी क्या कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, क्लियर है। ये एक नंबर है, सही है। और इसकी जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। क्या होती है? सेकंड इनवर्स, क्लियर है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड हमारा बहुत ही सिंपल है। जो हमारी पूरी एक वेव को, ये जो हमारी एक पूरी वेव है, उस वेव में द टाइम रिक्वायर्ड, जितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ है टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, उस एक पूरी वेव में, एक पूरी वेव कितनी होगी? ऐसे करा, ये वाली क्या होगी? हमारी पूरी एक वेव हो जाएगी। तो इस पूरी एक वेव को कवर होने में जितना टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को या एक कंप्लीट आपकी जो वेव को प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लगा वो क्या कहलाता है? हमारा टाइम पीरियड कहलाता है, क्लियर है। नॉर्मली हम टाइम लिखते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड और ऐड हो गया, ये पीरियड। तो ये पूरा क्या हो गया? टाइम पीरियड। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो इसे कैपिटल टी से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो द नंबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। इसकी जो यूनिट होती है, जैसे कि ये टाइम है, इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी, क्लियर है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या होता है? 1 फ्रीक्वेंसी होता है। वो क्या होता है? 1 फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में जाओगे तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, इट इज ए नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट अकर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब क्या है? ये किसमें है? डिनोमिनेटर में है। 1 मतलब फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर में है, क्लियर है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया आपका? 1 फ्रीक्वेंसी हो गया। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करा हमने? टी से। और फ्रीक्वेंसी को हमने किससे डिनोट करा? यहाँ पर न्यू से। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला हमारा सिंपल सा ये बन जाएगा कि जो हमारा टी है, टी इज इक्वल टू 1/न्यू, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर है। ओके, इसकी जो यूनिट है आपकी सेकंड होती है। इसकी यूनिट अगर देखनी है तो न्यू क्या हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू आपका 1/टी हो जाएगा। तो टी की अगर सेकंड है तो न्यू की क्या हो जाएगी? आपकी सेकंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particles of the medium from their original mean position, कि ओरिजिनल जो उसकी मीन पोजीशन थी उससे वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उस वेव के लिए उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे, क्लियर है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजीशन ऑन पासिंग ए वेव थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। सिंपलेस्ट वे में अगर आपको समझना है तो ये यहां से नॉर्मल पोजीशन से मैक्स यहां पर गया है और ये यहां पर नॉर्मल पोजीशन से मैक्स यहां पर गया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं इसे किसी सिंपल पेंडुलम में देखूं, आपने शायद सिंपल पेंडुलम के बारे में सुन भी रखा होगा कि सिंपल पेंडुलम आप घड़ी में भी देखते हैं। घड़ी की सुनी होती है ना, वो एक घंटा होता है जो टिक 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 ऐसे करता है। तो अगर उसे देखें, सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर अपनी मीन पोजीशन में था, क्लियर है। ये मीन पोजीशन में था और आपने इसमें क्या करा? थोड़ा सा फोर्स लगाकर आप इसे यहाँ तक लेकर आ गए, या आप इसे यहाँ तक लेकर आ गए। अब आपने इसे छोड़ दिया, फोर्स को हटा लिया, तो ये क्या करना शुरू कर देगा? यहाँ पर वाइब्रेशन करने शुरू कर देगा। इस तरह से वाइब्रेशन करने शुरू कर देगा। तो अपनी मीन पोजीशन से, ये जो मीन पोजीशन है, इससे एक तरफ ही जितना ज्यादा आपका जाएगा तो वो भी क्या कहलाता है? इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा।
वो क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। सेम इसी तरह से ये जो है आपका जो वेव है वो मोशन करते हुए ये पीक पॉइंट पर जितनी दूरी तक भी है वही इसका क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, इसे पीक पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को बोलते हैं हम पीक पॉइंट। क्लियर है। तो और अब आते हैं किस पर, स्पीड पर। ठीक है, स्पीड क्या होती है, सिंपली हमने लास्ट जो मोशन में भी पढ़ा था, स्पीड इसमें क्या होगी वेव की, आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस कितना, अगर मैं एक सिंपल वेव की बात करूं कि ये यहां पर एक सिंपल वेव मैंने ये वाली ले ली, उसने यहां से और यहां तक की कितनी लेंथ कवर करी, लैम्डा, जो कि एक यहां पर वेव की लेंथ है, लैम्डा कवर करी। अब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया, कैपिटल टी। क्लियर है, तो लेंथ क्या है, लैम्डा, टाइम कितना है, टी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, या स्पीड कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू आपका लैम्डा अपॉन टी हो जाएगी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इन द वेव मोशन, लैम्डा अपॉन टी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक रिलेशन जो हमारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा था अभी आपके पास कि जो टी होता है वो क्या होता है, 1/न्यू होता है। सही है, 1/न्यू फ्रीक्वेंसी, या हम देखें तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1/टी हो जाएगा। क्लियर है, तो इसे अगर हम ऐसे लिखें कि लैम्डा इंटू 1/टी, लैम्डा इंटू 1/टी। क्लियर है, और इस 1/टी की जगह मैं क्या रख दूं, यहां पर न्यू रख दूं। सही है, तो ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा कि आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा आपका, v इज इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी मैंने यहां पर आपको तीन जो है वो फॉर्मूले बताए हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, जो आपका क्या है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/फ्रीक्वेंसी, पहला तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये वाला भी यूज होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ये भी यूज होता है। और आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू ये क्या हो गया आपका वेवलेंथ। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके इसमें यूज होते हैं। तो ये यहां तक हमने क्या पढ़ा, साउंड प्रोपगेशन थ्रू एयर पढ़ा, और उसके बाद ये पांचों के पांच पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किए। अब इसके बाद इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि पिच है, क्वालिटी है, टिम्बर है, लाउडनेस है, ये सारी चीजें जो हमारी इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जितने भी आपके इसमें आपने पढ़ा है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, उन्हें आप किसी अपनी बुक पे लिखें और उन्हें रिवाइज करें। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और उसी प्यार से जो मोटिवेशन है ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसे आप कंटिन्यूअस रखें और इसी तरह से प्यार करते रहें। सो थैंक यू सो मच।